हेलो दोस्तों, आज एक नई मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोमेथियस। यह मूवी साइंस फिक्शन है। इसका पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि धरती पर सब कुछ वीरान पड़ा हुआ है। पेड़ पौधे है और झरने भी है, पहाड़ भी है, लेकिन जीवन धरती पर नहीं है। लेकिन अचानक से हम लोग एक एलियन शिप को देखते हैं जो कि जा रहा होता है। शायद उसमें से एक इंजीनियर बाहर निकला होता है और वो झरने के किनारे जा करके एक लिक्विड पीता है, जिसकी वजह से उसका बॉडी गलने लगती है और वह झरने के अंदर गिर जाता है और झरने के अंदर मिक्स हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसी के खून से एक नया डीएनए बनता है, जिसकी वजह से धरती पर जीवन की शुरुआत हुई है, यानी कि इंसानों के भी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि धरती पर 35,000 साल बीत चुके हैं और अब इंसान बहुत ही ज्यादा विकसित हो चुके हैं। कुछ वैज्ञानिक गुफाओं में खोज कर रहे हैं। उन्हें एक चित्र दिखाई देता है जिसमें एक आदमी तारों की ओर इशारा कर रहा है। अब ये लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही चित्र दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई जगह देखे हैं जहाँ कोई आपस में संपर्क नहीं था, तब भी ये एक ही जैसे चित्र कैसे बनाए गए। अब इस सवाल को सुलझाने के लिए वो लोग अनुमान लगाते हैं कि ये चित्र एक संकेत है, एक न्योता है। शायद उन्हें कोई बुला रहा है जिन्होंने इंसान को बनाया है। इन लोगों को समझ में आता है कि वो लोग चाहते हैं कि इंसान उन्हें ढूंढे। अब कहानी साल 1991 में चली जाती है। वैज्ञानिकों की एक 17 लोगों की टीम एक अंतरिक्ष यान से उसी तारामंडल की ओर यात्रा पर निकल जाती है जो चित्रों में दिखाया गया था। ये सभी 28 महीने तक अंतरिक्ष यान में स्लीपिंग चेम्बर में सोते रहेंगे कि डेविड नाम का रोबोट 28 महीनों तक उनकी देखरेख करेगा। अब 28 महीनों बाद वे उस ग्रह तक पहुंच जाते हैं। डेविड सभी को जगाता है और वे उस ग्रह के अंदर एक बड़े चट्टानी इलाके के पास पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक संरचना दिखाई देती है। एक साइंटिस्ट बताता है कि कोई भी प्राकृतिक संरचना सीधी लाइन में नहीं बनी होती है, यानी कि ये संरचना किसी ने वहां पर बनाया है। इसीलिए वे वहां अपना जहाज उतार देते हैं। जहाज का कैप्टन कहता है कि रात होने में केवल 6 घंटे बचे हैं, इसीलिए सुबह हम लोग जाएंगे उस जगह के बारे में पता लगाने के लिए। लेकिन उसमें कुछ लोगों को चुल मची होती है और वो लोग कहते हैं कि ना ना ना, हम लोग अभी जाएंगे, अभी हम लोग को पता लगाना है। ठीक है, तब उन लोगों को पता चलता है कि ग्रह का वातावरण जो है लगभग पृथ्वी के जैसा ही है, लेकिन इसमें 3% ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि सांस नहीं ले सकते हैं बिना फिल्टर के। इसीलिए ये हेलमेट पहनते हैं अपने स्पेस सूट के साथ। डेविड भी हेलमेट पहनता है स्पेस सूट के साथ। जब चार्ली उसे टोकता है कि तुम तो रोबोट हो, हेलमेट क्यों पहन रहे हो, डेविड जवाब देता है कि वह इंसानों जैसा दिखना चाहता है। अब ये सभी अंदर जाकर अपने अजीब सी टेक्नोलॉजी वाले स्कैनर छोड़ते हैं जो पूरे उस गुफा का नक्शा बनाते हैं। अब ये चलते चलते एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर पानी की बूंदें गिर रही होती है। चार्ली अपने डिवाइस से चेक करता है और पाता है कि यहाँ का वातावरण तो सांस लेने लायक सुरक्षित है। वह अपना हेलमेट उतारता है। कई लोग उसे मना भी करते हैं, लेकिन वो नहीं मानता है और धीरे धीरे सब लोग देखा देखी हेलमेट उतार ही देते हैं। और आगे बढ़ते हुए डेविड दीवारों पर कुछ निशान देखता है और अपनी उंगली से वहाँ पर कुछ लाइन बनी होती है, उसमें उंगली करने लगता है। तभी एक विशालकाय आकृति की परछाई वहाँ से गुजरती है, जिससे ये सभी डर जाते हैं, लेकिन डेविड नहीं डरता है। उसकी तो कुछ और ही चुल मची थी। ये सभी उन परछाइयों का पीछा करते हैं। सभी आकृतियां तो बाहर चली जाती है, लेकिन एक आकृति दरवाजे में फंस जाती है और मर जाती है। वे देखते हैं कि एक विशालकाय एलियन का शव है वहाँ पे। डेविड दीवार पर से कोड बनाता है और दरवाजा खोल देता है बिना किसी के पूछे ही। एक डॉक्टर उसे मना भी करती है, लेकिन अब क्या फायदा, वो तो दरवाजा खुल ही गया है। अब ये सभी भीतर जाते हैं जहाँ एक विशाल मूर्ति और कई सारे जार रखे गए होते हैं, यानी कि मटके, एलियन के मटके। उन सभी जार से काला काला लिक्विड बाहर रिस रहा होता है।
है। डेविड उसको चेक करके बताता है कि यहाँ पर तो लाइफ के निशान है, यानी कि नई प्रजाति की आविष्कार हो रहा है यहाँ पे, यानी ये एलियन नई प्रजाति को बनाने की कोशिश कर रहे थे। तभी स्पेसशिप से कॉल आता है कि भयंकर तूफान आने वाला है, जल्दी से वापस आ जाओ शिप में, नहीं तो साले के सभी मारे जाओगे। अब ये सारे साइंटिस्ट एलियन का सर बैग में डालकर वापस आने लगते हैं। डेविड चुपचाप एक मटका अपने साथ ले लेता है, क्योंकि उसके अंदर तो कुछ और ही खुराफात चल रहा होता है। तूफान में उनका बैग गिर जाता है। डॉक्टर शाह सिर उठाने जाती है और चार्ली उसकी मदद करता है। आखिरकार वे जहाज तक पहुंच ही जाते हैं बहुत ही मेहनत के बाद, लेकिन उनके दो साथी गुफा में ही फंसे रह जाते हैं, क्योंकि वो लोग रास्ता भूल गए थे। उन्हें वायरलेस पर बताया जाता है कि वे वहीं रुके, अगली सुबह बचाव किया जाएगा। यहाँ पर इनका जो कैप्टन होता है ये भी उन लोगों का ज्यादा कुछ केयर नहीं करता है, भाड़ में जाए ससुरे। अब हम डेविड को देखते हैं जो उस मटके को खोलता है जिसमें 3 ट्यूब होते हैं। अबे साले इसमें तो डीएनए है। डेविड जानबूझकर चार्ली को उसमें से एक ट्यूब का डीएनए वाला मिश्रण शराब के अंदर मिला करके पिला देता है। इस साला डेविड तो बहुत खराब है। डेविड को चार्ली पसंद नहीं था और वह देखना चाहता था कि वायरस मानव शरीर पर क्या प्रभाव डालता है। उधर डॉक्टर शाह एलियन के सिर पर प्रयोग करती है। सिर को करंट देने पर वह फट जाता है। जांच में पता चलता है कि एलियन का डीएनए और मानव डीएनए एक जैसा है, यानी इंसान उन्हीं की संतान है। रात में चार्ली और डॉक्टर शाह का संबंध बनता है। अगली सुबह वे फिर गुफा में जाते हैं ताकि फंसे हुए साथियों को बचा सके, लेकिन वे दोनों तो मर चुके थे। वहाँ एक एलियन सांप ने उन्हें मार दिया था, क्योंकि ये लोग उस सांप को उंगली कर रहे थे। भाई वहाँ पर घूमने गए हो, कुछ जांच करने गए हो, नया ग्रह है तो अनजान जीव को उंगली करने का क्या ही फायदा। चलो जैसा करोगे उसका अंजाम तो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। डेविड अकेले में एक कमरे में जाता है जहाँ वह अंतरिक्ष यान के अंदर एक एलियन कुर्सी पर बैठता है, जहाँ वह एक होलोग्राम देखता है जिसमें एक एलियन कुर्सी पर बैठता है, बटन दबाता है और ब्रह्मांड का होलोग्राम बनता है। वहाँ डेविड को एक सोया हुआ एलियन भी मिलता है जो अभी भी जीवित है। उधर चार्ली की तबीयत बिगड़ने लगती है, वह मरने की कगार पर पहुंच गया है। डॉक्टर शॉ और टीम उसे गुफा से बाहर लाती है, लेकिन जहाज का कैप्टन दरवाजा नहीं खोलता। वो जान गया है कि चार्ली को वायरस पकड़ लिया है, अगर ये शिप के अंदर आया तो सभी लोग मारे जाएंगे। लेकिन डॉक्टर शाह उसकी मदद करने के लिए बहुत गुजारिश करती है, लेकिन अब हार मान करके चार्ली भी खुद को मारने को कहता है, क्योंकि वो जान गया था कि ये वायरस बहुत ही खतरनाक है। कैप्टन उसे आग से जला देती है और मार देती है। डॉक्टर साहब बेहोश हो जाते हैं। जब वह होश में आती है तो डेविड बताता है कि वह प्रेग्नेंट है, सामान्य प्रेगनेंसी नहीं है। डॉक्टर साहब को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, यह चार्ली के साथ संबंध बनाने और वायरस के कारण शायद हुआ है। डेविड कहता है कि तुमने चार्ली के साथ संबंध बनाए थे। डॉक्टर शाह कहती है हाँ, और वो समझ जाती है कि यह चार्ली के साथ संबंध बनाने और वायरस के कारण हुआ है। वह खुद को एक ऑटो सर्जिकल मशीन में डाल देती है और सर्जरी करके उस अजीब बच्चे को बाहर निकालती है। ये तो एलियन का बच्चा है, एक विशाल कृमि प्राणी जैसा। बाद में डॉक्टर शाह जानती है कि प्रोजेक्ट का फंड देने वाला बूढ़ा आदमी अमर होने के लिए ये सब करवा रहा है। ये सब जीवित एलियन को जगाने के लिए जाते हैं शिप के अंदर, लेकिन वो तो गुस्से में आकर सभी को मार देता है। डेविड का सिर तोड़ देता है। बस डॉक्टर साहब बचती है किसी तरह से। एलियन अपना जहाज लेकर उड़ने लगता है। साला ये गुफा नहीं था, ये स्पेसशिप था एलियन का, ताकि पृथ्वी पर विनाश कर सके। डॉक्टर साहब कैप्टन को कहती है कि जहाज को रोकना होगा। कप्तान अपने जहाज को एलियन के जहाज से ठोक देता है। कैप्टन तो मारा जाता है, लेकिन एलियन जहाज भी नीचे गिर जाती है। और डॉक्टर साहब को फिर डेविड का संदेश मिलता है। वह कहता है कि दूसरी एलियन शिप भी मौजूद है यहाँ पर और वह मदद कर सकता है डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब डेविड के सिर को लेकर एक की दूसरी एलियन शिप में बैठती है, उस इंजीनियर से जान बचा करके, क्योंकि इंजीनियर ने भी इसके ऊपर हमला किया होता है। वह पृथ्वी वापस नहीं जाना चाहती, वह उन एलियंस के ग्रह पर जाना चाहती है, यानी कि उन इंजीनियर्स के ग्रह पर जाना चाहती है ताकि सच जान सके। आखिर उन्होंने इंसानों को बनाया तो फिर क्यों मारना चाहते हैं। और अंत में मरे हुए एलियन के शरीर से एक नया जीव जन्म लेता है।
जो दिखने में बिल्कुल एलियन जैसा होता है और फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों वैसे ये मूवी आप सभी को कैसी लगी? अगर ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में और नई वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लाइक यू माई फ्रेंड।